वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी टीचर क्लास 10 माई सेल्फ मोसमन नवीद डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ना था होम्योस्टैसिस के चैप्टर का, वो है किडनी डिसऑर्डर्स। तो उसके बारे में अब आज डिस्कस करेंगे किडनी डिसऑर्डर्स। अब किडनी डिसऑर्डर्स आपके होम्योस्टैसिस के चैप्टर में से लास्ट है। अब इसके रिकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता होता है कि अब मैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा या शॉर्ट क्वेश्चन उसके बारे में भी आपको बताती जाऊंगी। तो किडनी डिसऑर्डर्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स पाकिस्तान में सबसे इमर्जिंग डिजीज़ है। पाकिस्तान के अब ऑलमोस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी बहुत इमर्जिंग है ये किडनी स्टोन्स। हर दूसरे बंदे को आप देख रहे होंगे किडनी स्टोन्स होने के प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब अगर आप बात करो ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो आपकी होती है लैक ऑफ वाटर। जब आप पानी कम पीते हो, सबसे बड़ी वजह किडनी स्टोन्स की ये होती है कि आपने पानी की आपकी कम होती है। एक ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप पानी कम पियोगे आपका फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, फिल्ट्रेशन कम होगी तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो एज अ रिज़ल्ट कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब इस कंसनट्रेटेड यूरिन ने क्या करना है, इसने क्रिस्टल्स बना देनी होती है किडनी के अंदर। यानी कि अगर जब आपकी किडनी है उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब ये किडनी के अंदर जगह जगह क्रिस्टल्स, यानी कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन की वजह से जगह जगह ये क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होने लग पड़ेंगे। जब ये क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होने लग पड़ते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो किडनी को हम उस वक्त हम कहते हैं कि स्टोन्स बन गए हैं किडनी के। अब अगर आप इसके कॉजेज़ की बात करो तो ये कौन कौन से कॉजेज़ हैं, तो इनके अंदर कॉजेज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो सबसे पहली चीज़ है एज। एज के साथ साथ किडनी के अंदर चेंजेस आती हैं। किडनी ना तो सही तरह से फिल्ट्रेशन कर सकती है, ना ही वो अपने रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस सही से कर सकती है। मैंने आपको पहले बताया था कि किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, लेकिन एज के साथ साथ वो नेफ्रॉन्स जो है वो भी कम होते हैं। जब नेफ्रॉन्स कम होते हैं तो किडनी अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाती। किडनी फंक्शन नहीं परफॉर्म करती तो एज अ रिजल्ट किडनी स्टोन्स होने के या फिर इसके अलावा डिफरेंट किडनी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आते हैं। तो ये एक फैक्टर होता है एज। अगर आप उसके अलावा बात करो तो ये डाइट भी हो सकती है। डाइट में अब क्या है कि हम लोग अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं और ये एज अ रिज़ल्ट किडनी स्टोन होने के प्रॉब्लम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेते हो टोमेटोज़, बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो, टोमेटोज़ ले रहे हो या ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनके अंदर होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये एक्यूमुलेट होने लग पड़ता है किडनी के अंदर, और अगर आप पानी कम पी रहे हो, ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है उसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से किडनी स्टोन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोमेटोज़ के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो टोमेटोज़ के लिए तो हार्मफुल नहीं होता, लेकिन वो आपकी किडनी के लिए ज़रूर हार्मफुल होता है। तो ये इसके एक्यूमुलेशन की वजह से भी किडनी स्टोन्स होने के प्रॉब्लम होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारी डाइट के अंदर अगर आप विटामिन सी और डी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हो, अगर तो आप एक रैशनल अमाउंट में ले रहे हो तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हो तो इसकी वजह से भी कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर दूसरे किस्म के क्रिस्टल्स बन जाते हैं किडनी के अंदर और एज अ रिजल्ट किडनी स्टोन्स होने के प्रॉब्लम जो है वो हो जाते हैं। देन स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे है कि वाटर की कमी। अगर पानी आप कम लेते हो, फिल्ट्रेशन कम होगी, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, एज अ रिजल्ट कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वही बनेगा, और कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वह जिसकी वजह से उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स सही तरह से फिल्टर नहीं हो पाते क्योंकि फिल्ट्रेशन कम हो गई है। तो फिल्ट्रेशन कम नहीं होगी, इसका मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह सही तरह से फिल्टर नहीं हुए। अब ये प्रोडक्ट्स अगर फिल्ट्रेशन इनकी सही तरह से नहीं होगी तो एज अ रिजल्ट जो है वो किडनी स्टोन्स होने के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। देन स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी बात करते हो सिम्टम्स की कि किडनी स्टोन्स जब होती हैं तो इसको कैसे पता चलता है, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें ये होता है कि पेन, किडनी पे पेन होती है या फिर लोअर एब्डोमेन इस साइड पे पेन फील होती है। जब इसका मतलब ये इंडिकेशन है किडनी स्टोन्स की। इसके अलावा वॉमिटिंग, देन यूरिनेशन, फाउल स्मेलिंग। अब ये होगा कि जब इसमें होता है कि जब यूरिन आता है तो उसमें फाउल स्मेल, यानी कि उसकी स्मेल जो है वो ख़राब होती है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये एक इंडिकेशन है रिलेटेड टू द योर किडनी स्टोन्स। अब जो 90% केसेस में ये होता है कि अगर आप वाटर ज़्यादा पीते हो, वाटर की कंसनट्रेशन को वाटर ज़्यादा लेते हो, तो ये किडनी स्टोन्स जो होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। 90% केसेस में ऐसा होता है कि किडनी स्टोन्स जो होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब जो किडनी स्टोन्स हैं वो या तो किडनी में होती हैं या बाज़ औक़ात यूरेटर पे भी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप यूरिनरी ब्लैडर की बात करो तो इधर भी किडनी स्टोन्स हो जाती होती हैं।
तो अब इसमें यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो तो आपके बहुत 90% चांसेस होते हैं कि किडनीज के स्टोन्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन इन केस कि अगर स्टोन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो पानी से भी डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो देन हम एक ट्रीटमेंट के लिए हम एक प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसका नाम है लिथोट्रिप्सी। अब ये लिथोट्रिप्सी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ये क्या होगा कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती हैं जो पेशेंट को बाहर से वो वेव्स जो है वो इनके किडनी के ऊपर डाली जाती हैं। अब वो वेव्स का काम होता है कि उसने डायरेक्ट किडनी के ऊपर डालती हैं और किडनी की स्टोन्स जो होती हैं उनको ब्रेक कर देगी। वो इतना को ब्रेक करती है कि लाइक सैंड लाइक उसकी ना फॉर्म बन जाती है। देन क्या होगा कि वो थ्रू यूरिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाती हैं ये स्टोन्स। तो ये एक मैकेनिज्म है जो कि हम किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा किडनी स्टोन्स का टॉपिक। देन अगर हम बात सेकंड पे आप चलते हैं वो है किडनी फेलियर पे। नेक्स्ट करते हैं वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या है? किडनी फेलियर यानी कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें क्या होगा कि आपकी दोनों किडनीज जो हैं वो फेल हो जाएंगी। जब किडनी फेल मतलब किडनीज अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। अब किडनी स्टोन्स में ये होता है कि किडनीज अपना थोड़ा बहुत फंक्शन परफॉर्म कर लेती हैं, लेकिन किडनी फेलियर में ये होता है कि किडनीज अपना बिल्कुल भी फंक्शन अपनी जो किडनी के जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाती। तो एज अ रिजल्ट हमें कोई सेकंड ट्रीटमेंट के लिए कोई सेकंड ऑप्शन लेनी पड़ती है लाइक डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब किडनी फेलियर होती क्यों है? मोस्ट इमर्जिंग जो कॉज है किडनी फेलियर का वो है डायबिटीज़। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी किडनी फेल कर जाती हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं। अब ये मोस्ट इमर्जिंग हम कहते हैं कि इनकी वजह से ना कॉज है किडनी फेलियर का। क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं इनकी सही ब्लड के अंदर हर टाइम शुगर रहती है, शुगर की कंसनट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो किडनीज़ के अब जब इसके अलावा जो हाइपरटेंशन के होते हैं उसमें क्या होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। अब दोनों केसेस में क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है किडनी की तरफ वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा फ्लो हो रहा है। यानी कि हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा आर्टरीज में से हो रहा है, वेजल्स में से हो रहा है। तो इसकी वजह से किडनीज जो हैं जब उन्हें 100 दम बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है ब्लड की और वो फिल्टर नहीं कर पाती, अपनी अब्जॉर्प्शन का फंक्शन नहीं कर पाती, तो एज अ रिज़ल्ट किडनी जो है वो अपने कोई भी फंक्शन करने के काबिल नहीं रहती है। एज अ रिज़ल्ट हमें कहते हैं किडनी फेलियर हो गई है। तो अगर आप इसके सिम्टम्स की बात करें कि किस तरह पता चलता है कि किडनी फेलियर हो गई है, तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि इसमें ये होता है कि यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि ब्लड के अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। अब ये आप टेस्ट वगैरह करवाते हो तो उसमें पता चलता है कि आपको पता है यूरिया तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि किडनी का काम है कि उन्होंने इन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करवाना होता है। लेकिन अगर ब्लड में यूरिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि आपकी किडनी के फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यूरिया इन ब्लड यानी कि ब्लड जो है उसमें यूरिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा नज़र आती है किडनी फेलियर में। देन क्या होगा कि वेस्टेज, ब्लड में जितने भी वेस्टेज आ जाते हैं ब्लड के अंदर, यानी कि आपके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये उसके अलावा जो हम क्रिएटिनाइन, ज़ैंथीन ऑक्साइड, ये जो जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये भी किडनी के फेलियर की वजह बनते हैं क्योंकि ये भी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। देन आप वॉमिटिंग, उसके अलावा ब्लड इन यूरिन। अब ये है कि अब इसमें क्या होगा कि यूरिन के टाइम पे ब्लड रिलीज होने लग पड़ता है। इसके अलावा लेग स्वेल, अक्सर लोगों को देखा होगा जिनकी किडनी फेलियर हुई होती है उनकी लेग्स स्वेल की हुई होती हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है किडनी फेलियर का। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब कि आपकी सांस उखड़ने लग पड़ती है। ये तो ऑलमोस्ट डिफरेंट डिजीज़ में इसका ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है तो उसे किडनी फेलियर हो गई हो, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वॉमिटिंग ये इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि मोस्टली डिजीज़ में सिमिलर होते हैं। हम लोग वो वाले सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि मतलब हम ना डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं इसी वजह से, ताकि डिफरेंट वे में सर्वे किया जाए और उन सिम्टम्स का अंदाज़ा लगाया जा सके जो कि किडनी फेलियर के लिए होते हैं, लाइक यूरिया इन ब्लड, वेस्टेज इन ब्लड, ब्लड इन यूरिन, लेग स्वेलिंग, इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात करो तो किडनी फेलियर में ट्रीटमेंट क्या है, तो हम कहते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो डायलिसिस, दो ही ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास, या तो डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट। ओके स्टूडेंट्स, ये डायलिसिस जो है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डायलिसिस क्या है। अब हमने देखा होगा कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं वो डायलिसिस करवा रहे होते हैं।
अब डायलिसिस क्या है कि इसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड उसे क्लीन होने की तो ज़रूरत है, क्योंकि किडनी का फंक्शन था उसने ब्लड को क्लीन करना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये करता है क्लीन बाय आर्टिफिशियल वेज, यानी कि आर्टिफिशियली आपकी एज अ सेकंड किडनी आप मतलब कि समझ लें कि किडनी के लिए सेकंड ऑप्शन के तौर पे हम डायलिसिस यूज़ करते हैं, जो कि आर्टिफिशियली आपके ब्लड को क्लीन कर देती है। अब इसमें दो तरह के डायलिसिस हम मोस्टली पढ़ते हैं, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल, और एक है हीमोडायलिसिस। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट डायलिसिस दैट इज़ पेरिटोनियल, इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी, अगर आप पेरिटोनियम की बात करो ना, तो पेरिटोनियम आपकी पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं कि जिसके जो कि पेरिटोनियम के अंदर जो कैविटी होता है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो अब पेरिटोनियम क्या है कि इसके अंदर आपकी ना ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि इस तरह डायलिसिस फ्लूइड होता है। अब ये कैथेटर वगैरह के ज़रिए इधर आपको डायलिसिस फ्लूइड, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ये पेरिटोनियम इसके अंदर आपकी वेन्स के अंदर लगाया जाता है, ये ब्लड वेसल्स, ये ट्यूब्स लगाई जाती हैं। अब उसमें क्या होगा, एक साइड पे डायलिसिस फ्लूइड होता है, एक साइड पे ड्रेनेज होता है। अब पेरिटोनियम की अगर आप बात करो तो पेरिटोनियम क्या है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। अब वेस्टेज जो होता है, जितना भी वेस्ट या एक्सेस वाटर होता है वो ब्लड वेसल से आता है इस कैविटी में, और कैविटी से फिर वेस्ट जो है वो ड्रेनेज होता है, और वो फिर हम इस तरह ड्रेन कर देते हैं थ्रू डायलिसिस, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इस डायलिसिस को हम दिन में रोज़ाना करवाना पड़ता है, इसके लिए ये घर पे भी करवाया जा सकता है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को रोज़ ये वाला डायलिसिस जो है वो करवाना पड़ता है। अब इसमें क्या होगा कि डायलिसिस फ्लूइड से पेरिटोनियल कैविटी, डायलिसिस फ्लूइड जो है वो अपने डायलिसिस फ्लूइड से पेरिटोनियल कैविटी में आएगा। अब जो वेस्ट हमारा ब्लड मटेरियल होता है जितना भी, वो डायलिसिस फ्लूइड से ड्रेनेज के जरिए जाएगा। मतलब अगर आप देखो कि डायलिसिस जो है, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो इधर से पेरिटोनियल कैविटी में आया, ऐसे पेरिटोनियल कैविटी में आ गया। अब जितना भी हमारा पेरिटोनियम में से जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो निकला, वो वेस्ट मटेरियल ये हमने इसकी अगर हम इसको लें तो ये पेरिटोनियम ये इस तरह है, तो ये आया पेरिटोनियम में। अब पेरिटोनियम से जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो कलेक्ट हुआ, और वो कलेक्ट होके ये ड्रेनेज हो गई उसकी बाहर की तरफ। इस तरह हमारा आर्टिफिशियल वे में हम जो है वो अपने ब्लड को क्लीन करवाते हैं, डेट इज़ थ्रू पेरिटोनियल डायलिसिस। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, जिसमें जो कि एक सेकंड टाइप है डायलिसिस की। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, अब इसके साथ ना वेन्स अब के ट्यूब्स लगाई जाती हैं। ये जो होता है ये हमारा डायलिसिस है। डायलिसिस ने क्या करना होता है, ये ना हम कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर। अब डायलिसिस के ट्यूब के अंदर जो होता है वो ब्लड होता है, और ट्यूब के बाहर जो होता है, ये अगर बाहर की बात करें तो ये डायलिसिस फ्लूइड होता है जो मूव करता है। अब इसमें क्या होना है कि आर्टरी से जो है वो ब्लड लिया जाएगा, ब्लड मूव करेगा आर्टरी से, और ये इधर जाएगा डायलिसिस में। इधर जाके वो ब्लड जो है वो क्लीन होगा। अब ब्लड जो फ्लो करेगा वो ट्यूब्स के अंदर, और डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो अराउंड द ट्यूब्स होता है, और डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से ये जो ब्लड है इधर क्लीन होता है। अब ये क्लीन होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा जो यूज डायलिसिस फ्लूइड होता है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो इधर से निकलेगा, और ये वो इधर आ जाएगा। अब जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड होता है वो यहाँ से निकल, यहाँ एक बैग लगाते हैं जो कि फ्रेश होता है। अब उधर क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो इधर चला जाता है, और जो फ्रेश आपका ब्लड बिल्कुल क्लीन हो गया होता है वो इन ट्यूब्स के जरिए थ्रू वेन वो वापस पेशेंट के अंदर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैकेनिज्म है ये हीमोडायलिसिस का, ये वीकली होता है ये, लेकिन ये इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल वगैरह ज़रूर जाना पड़ता है। और वो पेरिटोनियल के लिए घर पे भी किया जा सकता था, लेकिन हीमोडायलिसिस के लिए हॉस्पिटल के ही करवाना पड़ता है। स्पेशल इसके अटेंशन की ज़रूरत होती है हीमोडायलिसिस में। अब इसमें क्या होना है कि डायलिसिस से जो है वो ब्लड ने पंप करने, ब्लड फ्लो करेगा, और जो एक्स्ट्रा डायलिसिंग फ्लूइड होता है वो यूज़र हम इस बैग में ले लेते हैं डायलिसिंग फ्लूइड में। तो स्टूडेंट्स ये था डायलिसिस में हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हम बात करें ये उस सिचुएशन में देते हैं कि जब आपकी किडनी फेल हो गई हैं, लेकिन उसमें आपको पेशेंट जो है इस मैकेनिज़्म से इतना ज़्यादा खुश नहीं होते डायलिसिस से, क्योंकि इसके लिए एक तो टेंशन की ज़रूरत है, दूसरे नंबर पे इसके लिए आपको रोज़ ना क्लींजिंग करवानी पड़ती है ब्लड की, तो जो साथ होते हैं उनके भी लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो इस वजह से हम डायलिसिस जो है कुछ पेशेंट्स जो कि जिनकी डायलिसिस भी नहीं करवा सकते क्योंकि उनकी किडनी का एंड स्टेज प्रॉब्लम हो गया होता है, रेनल डिजीज़ होता है, यानी कि जिसमें किडनी के पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं रहती। तो उसमें ये होता है कि जो हम किडनी ट्रांसप्लांट की एक ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। तो मैं उसके बारे में
ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है इसकी हम ऑप्शन एक यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब रेनल एंड स्टेज रेनल डिजीज़ हो, यानी कि जो किडनीज हैं वो बिल्कुल भी ब्लड फिल्टर नहीं कर पाई या फिर पेशेंट के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है डायलिसिस के रिकॉर्डिंग, तो फिर ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें ये होता है कि जो लिविंग डोनर है वो किडनीज़ को लिए होना चाहिए। अब ये उसका रिलेटिव जो डोनर होता है वो पेशेंट का रिलेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है। लेकिन इससे पहले ना टिश्यूज़ को मैच किया जाता है। अगर आपके टिश्यूज़ मैच करेंगे तो तभी ये डोनर और जो रेसिपिएंट है उनकी किडनी को वो दे सकते हैं। अगर टिश्यूज़ मैच नहीं करते तो फिर वो देना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए भी बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं, लाइक जब आप किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे होते हो तब कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, या किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लाइक रिजेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है कि जो किडनीज है, किडनी या वो मसल्स को भी या आपके ब्लड को या फिर आपके टिश्यूज़ को सही तरह से सेल्स को रिस्पॉन्ड नहीं शो कर पा रही होती, तो उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा वैसे ये 10 to 15 ईयर्स जो होते हैं वो पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के साथ निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो ये होती है कि टिश्यू रिजेक्शन जो है वो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो कि किडनी ट्रांसप्लांट की सूरत में जो है वो होती है। इसके अलावा ये होता है कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं किडनी में। ज़ाहिर सी बात, अब आपने एक रेसिपिएंट की किडनी जो है वो ली है और डोनर की किडनी जो है वो आपने ली है, आप रेसिपिएंट होते हो, तो जब आप लेते हो तो दो डिफरेंट बॉडी से किडनी जब आती है तो वो फिर उसमें टिश्यू के प्रॉब्लम्स, टिश्यू रिजेक्शन की प्रॉब्लम, उसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं किडनी में, या फिर यूटीआई के इन्फेक्शन हम कह सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की, जो यूरिनरी सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो सकता है सिर्फ इस ट्रांसप्लांट की वजह से। इसके लिए भी बहुत सोच समझ के ये करना पड़ता है, लेकिन ये कि ये एज अ सेफ कंसिडर होता है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, क्योंकि कुछ पेशेंट जो डायलिसिस नहीं करवाना चाहते वो फिर किडनी ट्रांसप्लांट को फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक और हमारा होम्योस्टैसिस का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं तो इसमें ये होता है कि डायलिज़र, व्हाट इज़ डायलिज़र, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा व्हाट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन दैम, तो आपने उसमें डायग्राम भी शो कर दें, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया वो भी आप लिख सकते हैं। दैन किडनी ट्रांसप्लांट जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं ये भी पूछा जा सकता है कि आप कह सकते हो कि रिजेक्शन, इन्फेक्शन, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इम्बैलेंस हो सकते हैं। और इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो किडनी डिसऑर्डर्स हैं इनके ऊपर नोट लिखें लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो भी आप बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा होम्योस्टैसिस का चैप्टर। मैंने आपको इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने इस टॉपिक के साथ साथ डिस्कस कर दी हैं। होप सो आपको समझ आ गई है। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।